संजू बेटे, मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को कश्मीर की वादियों में चिनाब के पानी में डाल देना बेटे। अगर ये मेरा शरीर मेरी जन्मभूमि की मिट्टी में मिल जाएगा तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी बेटे, बहुत शांति मिलेगी। भाई साहब, यहाँ का मौसम कैसा है? भाई साहब, सर्दियाँ शुरू हो गई, अब कभी भी बर्फ गिर सकती है। साहब, क्या आप घूमने आए हैं क्या? मैं अपने कुछ काम से आया हूँ। दरअसल मैं अपने पिताजी की अस्थियां लेकर आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। जब मैं नहीं समझ पाया कि मैं क्यों आया हूँ, तो आप क्या समझ पाएंगे? साहब, कसम से मैं अब भी नहीं समझा। कहाँ समझ पाते हैं लोग एक दूसरे की बातें। पिताजी, मेरी समझ में एक बात नहीं। जिस इलाके के लोग उसे छोड़ कर भागे हैं, आप उस इलाके में जाना ही क्यों चाहते हैं? वो छोड़ के इसलिए भाग रहे हैं बेटे क्योंकि अकेले पड़ गए हैं। साथ देने वाला कोई नहीं है वहां पर, और दुश्मन वहां बदअमनी फैला रहा है। उन्हें अपनी मातृभूमि को छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर रहा है। और ऐसे में जो हम उस अपनी मातृभूमि को पहले से ही छोड़ के आ गए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां जाके उन भाइयों का साथ दें, उन्हें वहां से बाहर जाने से रोकें और शांति के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने दें। पिताजी, अगर आपको अपनी जन्मभूमि से इतना ही प्यार है, छोड़ेंगे। तलाश में मैं अपनी उस धरती माँ को छोड़ के आ गया। बेटा, मैं जितने दिन भी जिया यहाँ बेदिली से जिया, क्योंकि मेरा दिल तो वहीं लगा हुआ था। लेकिन बेटा, तब अमन के दिन थे, शांति की रातें थी, चारों तरफ का माहौल बहुत। अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपको वहां हरगिज नहीं जाने दूंगा। पिछले 10 महीनों में आपने वहां से आए हुए रेफ्यूजियों को। रिफ्यूजी मत बोल बेटा उनको, वो रिफ्यूजी नहीं है। अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने वाले को रिफ्यूजी नहीं कहते। अपने देश में कोई रिफ्यूजी नहीं होता। लेकिन पिताजी, आपने उन लोगों की मदद करने में, उन्हें बसाने में, उनके रहने पीने खाने का बंदोबस्त करने में रात दिन एक कर दिया। मेहनत का नतीजा सेहत पर नजर आने लगा। बेटा, अगर अपने उन भाइयों को बहाल करने मेरी जान भी चली जाती है ना, मेरे लिए वो बहुत पुण्य की मौत होगी बेटा, बहुत पुण्य की मौत। बेटे, मेरी अस्थियों को कश्मीर के वादियों में, वहां की हवाओं में, वहां के पानी में मिला देना बेटे। तू करेगा ना बेटा ये काम? संजू, हमारा वहां पुश्तैनी मकान है। अपना पड़ोसी अहमद है ना, तेरा अहमद चाचा, वो उसकी देखभाल करता है। जीते जी तो मैं उस मकान में जा नहीं सका। लेकिन तू मेरी मिट्टी को वहां पहुंचाएगा ना? बोल दे, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा ना? करेगा ना बेटे?
साहब अब थोड़ा ही दूर है। बस भाई साहब यहीं रोक दो। लेकिन साहब आपका गांव अभी आगे है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। साहब का वर्ड तो मैं गाड़ी यहीं रोक देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू साहब। चाचा अहमद चाचा, अहमद चाचा मैं संजू। माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अहमद चाचा मैं आपका संजू, कृपा शंकर का बेटा। शंकर का बेटा? ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया बेटा। आज इस घर का मालिक आ गया। बहुत अच्छा हुआ क्या, बहुत अच्छा हुआ। बेटा तू अंदर कर, मैं सबको खबर करके आता हूँ। चल गौरीनाथ, कुत्ता करे की नमाज देख तो कौन आया है, अपने कृपा शंकर का बेटा। आओ देखो, देखो ये है हमारे कृपा शंकर का बेटा संजू। हाँ बेटा याद है ना इन सबके चेहरे, याद है ना? जब तू 10-11 साल का था तब हमसे छूटा था। ये है पंडित गौरीनाथ और ये तुम्हारे मुस्ताक चाचा। हाँ और ये हाँ बेटा बैठ। तुम्हें सब याद है ना? भूल गया हूँ, भी नहीं जा सकता और एकदम से याद है ये कहना भी सच नहीं होगा। अरे बेटा वक्त बड़े बड़े खेल खेलते हैं। आज जो सामने है कल वो याद बन जाता है, मगर परसों याद नहीं रहता। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कृपा शंकर कैसा है, कहाँ है, खैरियत से है, दिल्ली में है या तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया हो? तुम तो ऐसे सवालों की झड़ी लगाते थे जैसे कोई पुलिस का इंटरोगेशन चल रहा है। अरे सीधे सीधे एक सवाल करो, कृपा शंकर कैसा है, कहाँ है, दिल्ली में है नहीं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हाँ ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, हंसने की जरूरत नहीं। बेटा शंकर कैसा है, कब आएगा? आप लोगों को चिट्ठी नहीं मिली? कैसी चिट्ठी? अरे बेटा यहाँ तक चिट्ठी पहुँचने में हफ्तों लग जाता है। सगाई का कार्ड तब मिला जब शादी हो गई। ये तो हाल है। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? दरअसल उन्हीं की अस्थियां लेकर मैं यहाँ आया हूँ। कृपा शंकर कैसे कर सकता है?
वो ऐसे कैसे जा सकता है अपने इस घर में आए बगैर? नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते थे। दरअसल सारा कसूर मेरा ही है। तो मैंने उनके जीते जी यहाँ आने की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। तो अब उनके जाने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के रूप में पूरी करना। बाबूजी, क्या संजीव के पिता नहीं रहे? माँ, मैं भी संजीव को मिलकर आती हूँ। जरूर जाना बेटा, मगर थोड़ी देर बाद जाना, और उसके लिए खाने को भी कुछ ले जाना। पता नहीं सुबह से उसने अन्न का एक दाना भी मुंह में डाला है या नहीं। पिताजी, आप? हाँ बेटा, मर के कोई वापस नहीं आया, मैं भी नहीं आया। पर एक बात जो मेरे मन में है, उसे बताने के लिए मैंने ये रूप लिया है। क्योंकि इंसान की आंखें सिवाय किसी रूप के और कुछ देख ही नहीं सकती। सुन बेटा, हर बाप को अपनी औलाद से एक उम्मीद होती है कि वो उसे सुख दे। तो मेरे शरीर की मिट्टी को इस घर में लेके आया, उससे जो मुझे सुख मिला है, मेरी आत्मा को जो शांति मिली है, वो लाखों श्राद्धों के बराबर है। मैं सिर्फ अपना आशीर्वाद देने के लिए आया हूं बेटा। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। भर ले बेटा, भर ले ये हवा अपने सीने में। फिर ये दिल्ली में कहाँ मिलने वाली है? पिताजी भी यही कहा करते थे, लेकिन मैंने इस बात को कभी महसूस नहीं किया। लेकिन आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक ही कहा करते थे। लो लो चाय पियो। चाय? चाय तो वंदना लाने वाली थी, यहाँ की कश्मीरी चाय। वही तो है, उसी ने भेजा है। वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने गई है। बच्ची? हाँ वंदना की शादी हो चुकी है? हाँ बेटा, ये अपने आप में एक बहुत दुख भरी कहानी है। उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ हुई। वो बाका नौजवान पुलिस में, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर निकलता था जनाब। वैसे लगता था कि इसके रहते हुए किसी को कोई डर नहीं। और ये बात सच में, उसकी ड्यूटी जिस इलाके में लगती थी, वहां आतंकवादियों, वतन के दुश्मनों पर आफत आ जाती। लेकिन एक दिन सारे बाजार भून डाला कम वक्तों ने उसे। खुश वंदना पेट से। इस सदमे में 8वें महीने में उसने बच्ची को जन्म दी। उसकी बच्ची बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी वंदना बचपन में थी। ये तो बहुत बुरा हुआ वंदना के साथ। बुरा तो मुल्क के इस हिस्से में बहुत लोगों के साथ बहुत हुआ बेटा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही लोगों में। इसीलिए तो आज चैन की नींद सो रहे हैं सबके सब।
इतनी खूबसूरत सुबह को छोड़कर कैसे सो सकते हैं? अरे जनाब, यहाँ की हर सुबह इतनी ही खूबसूरत होती है। वैसे बेटा, आज तुम्हें एक खास काम भी करना है। हाँ। आज मुझे वो फर्ज निभाना है जिससे मुझे यहां आने पर मजबूर किया। आज मैं अपने पिताजी की अस्थियों को इस जमीन के जर्रे जर्रे में शामिल कर दूंगा। उन यादों को जो कभी वजूद थी मेरी जिंदगी का, इस सरजमी के पानी में शामिल कर दूंगा, बहा दूंगा। मिट्टी में ही बह गया। मिट्टी से बना हुआ पुतला आखिर अपनी मिट्टी में ही बह गया। पंडित जी, ये तो ऊपर वाले का बनाया हुआ है। पहले वो इंसान बना, फिर उसके सीने में दिल बना, और फिर उसमें प्यार मोहब्बत जगा, और फिर सब कुछ छीन लेता। संजू, उठ। उस खुदा के नेक बंदे की आत्मा की शांति के लिए चल के दुआ करते हैं। चल। नहीं चाचा, आप लोग जाइए। मैं कुछ देर यहां अकेला बैठना चाहता हूं। आई, हाँ, चलो मुस्ताक। उदास मत हो बेटे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हें अपनी पिताजी की इच्छा पूरी करनी नहीं, मैं सोच रहा हूं कि जो इच्छा पूरी हुई वो अंतिम ही क्यों थी। आपके जीवन भर मैंने आपकी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं किया, जबकि मुझ में ताकत थी उन इच्छाओं को पूरी करने की। दरअसल तुम मेरी उन इच्छाओं को समझ ही नहीं पाए थे। तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती थी कि धरती मां होती है, इससे भी इंसान को प्रेम हो सकता है, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं किया करता था तुमसे, बस तुमसे कहा करता था और भगवान से प्रार्थना किया करता था कि तुम मेरी तुम्हारे पास हमेशा मेरी बातों के उलट एक तर्क होता था, वो तर्क जो तुम्हें तुम्हारे अनुभव ने दिया था, और वही अनुभव था तुम्हारा जो तुम्हें तुम्हारे नसीब ने दिया। और बेटे, तुम्हारे नसीब ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की।
बचपन में जब तुम्हारे पूरे खेलने के दिन थे, मेरे एक फैसले ने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। इस बात के लिए मैं जीवन भर पछताता रहा। रोजी रोटी की तलाश में धरती माँ की गोद छोड़ देने से बड़ा गलत फैसला मैंने और कोई नहीं किया। फिर जीवन भर कविताएं लिखता रहा धरती की ममता की याद में, और माँ की गोद फिर मुझे कभी नहीं मिली। तुम्हारा नसीब तो मुझसे भी ज्यादा खराब निकला। कुदरत ने तुमसे वो माँ भी छीन ली जिसने तुम्हें जन्म दिया था। असल में दिल्ली की गर्मी तुम्हारी माँ से बर्दाश्त नहीं हुई थी। पहले ही मैं झुलस गई थी। अब तुम्हारे अंदर ममता का जज्बा जागता भी तो कैसे जागता, तो मेरी बात समझते भी तो कैसे समझते। अब तुम यहां आ गए हो तब तुम्हें महसूस हो रहा है। हाँ, महसूस हो रहा है। और वो सब बातें भी समझ में आ रही हैं जो आप कहा करते थे। लेकिन मैं क्या करूं? कुछ मत करो, अपने आप को कुदरत के हवाले छोड़ दो। उसे फैसला करने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बेटे, हम यही तो गड़बड़ करते हैं कि जब अपने सारे फैसले हम खुद करने जा जाते हैं और उस वक्त कुदरत बनाने वाला मुस्कुरा रहा होता है मेरी नादानी पे। माँ, क्या संजीव चाचा हमारे साथ रहेंगे? नहीं, वो हमारे साथ क्यों रहेंगे? वो अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने आए हैं। इच्छा पूरी करेंगे और चले जाएंगे। हम भी उनके साथ जाएंगे ना। यहाँ रखा ही क्या है? नहीं नहीं बच्चे, यहाँ बहुत कुछ रखा है। अपना परिवार है, उसकी जड़ें हैं यहाँ। ये बूढ़ा दरख्त है, एक बार इस बूढ़े दरख्त को उखाड़ कर कहीं और लगाओगे तो जड़ें नहीं पकड़ेगा, सूख जाएगा। तो आप रहे यहाँ पे, हम लोग चले जाएंगे। कितना डर डर के रहना पड़ता है यहाँ पे। इससे अच्छा तो हम यहाँ से चले ही जाए। क्या कहा था ना? जिस जमीन पे तेरे पिता ने अपनी जान दी, उसे छोड़कर चले जाए? बोल, फिर से बोल। अरे वंदना, क्या कर रही हो? वो बच्ची है अभी। माँ, अगर ये बच्ची है तो इसे पता होना चाहिए कि इसके बाप ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। वो चाहते तो इस जगह को छोड़कर जा सकते थे, लेकिन नहीं गए ना। अपना फर्ज निभाते हुए जान दे दी और कहती है छोड़कर चले जाए। वंदना, बेटा बेटा, क्यों तू गुजरी बातों को याद कर करके अपने दिल को दुखाया करती है? बाबूजी, गुजरी बातों को बुलाने की कोई वजह भी तो नहीं है ना मेरे पास। बार बार उनका चेहरा मेरे सामने आता है। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा भी था, अगर मैं चाहूं तो वो ये इलाका छोड़ देंगे। और बेटे, तूने क्या जवाब दिया था? तुझे मालूम है कि तुम वही काम करना जिसे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो, और उन्होंने वही किया। पार्वती, बेटे देखो, तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। जाओ, उनसे जाकर माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगी। चलो, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला होता है। हाँ वंदना की, सब कुछ भला ही भला रहे, बस यही खैर मत। इस मुल्क के दुश्मनों को हमने एक बार तो जरूर खदेड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी सीमा पार घात लगाए बैठे हैं। पता नहीं कब क्या करना। इसलिए हमें हमेशा चौकन्ने रहना होगा और पूरे मुल्क में ये संदेश देना होगा कि जब तक हम चौकन्ने हैं, उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मियां, ऐसी वैसी बातों का जमाना कब तक गुजर गया। अब यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। लो, इसे पढ़ो तब पता चलेगा। क्या है ये? खातिर पढ़ो।
मुस्ताक मियां, लगता है किसी ने मजाक किया। अहमद मियां, अगर ये किसी का मजाक है वो हंसने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। और ये वाकई कोई संजीदा मामला है तो इस हादसे से पहले मुश्ताक की जान जाएगी। हुआ कैसे? किस तरह के खत तो तब आया करते थे जब दहशतगर्दी का जमाना था। अब इतने दिनों की अमन शांति के बाद अचानक नहीं, दरअसल संजू के यहाँ आने से हुआ है। क्या बात करते हो? तुम्हारे कहने का मतलब है शंकर को मकान पर किसी की नजर है? हाँ। क्या बात कर रहे हो? अरे जिस घर की चाबी अहमद के पास है, जिस मकान की हिफाजत अहमद जैसा नेक बंदा कर रहा हो, पर किसी की नजर क्यों हो सकती है? अरे अहमद मियां, मगर अब क्या क्या जाए बताइए ना। मुस्ताक मियां, इंसान के अंदर भरी हुई कमीनगी का अंदाजा लगाना पड़ता है। चलो चलकर पंडित से सलाह मशवरा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ घबराहट फैल जाएगी। क्या मुस्ताक मियां, अहमद तोते, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो उठो, चलो। ये खत और ये धमकी, ये घर खाली कर दो, रात की रात इलाका छोड़ दो। अब इनसे क्या घबराना, आदत पड़ गई है। अरे समझा करो गौरीनाथ, इन खतों से हम कभी नहीं घबराए, हमेशा डटकर मुकाबला किया है। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक हमें कोई हिला नहीं पाया यहाँ से। पर आज डर इस बात का है कि संजू यहाँ पर है। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो हम ऊपर जाकर कृपा शंकर को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ गौरीनाथ, वरना इन कमबख्तों से कौन डराया आज तक? हाँ? अरे तो कोई बात नहीं, संजू को बोलो कि वो आज की रात आपके यहाँ गुजार ले, या फिर अहमद भाई क्या रह ले, या मेरे यहाँ रह ले। घरों की कोई कमी है क्या? अच्छा एक बात बताओ, इस खत के बारे में उसे बता दिया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं बता दिया जाए, बिल्कुल बता दिया जाए। और ये भी बता दिया जाए कि बेटा डरने की कोई बात नहीं। गौरीनाथ, मैं तो सोचता हूँ कि इस खत के बारे में उसको बताना ठीक नहीं है। पर मुस्ताक ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे अहमद चाचा, आप आइए ना। संजू बेटे, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ चाचा, सब कुछ ठीक है। कोई काम था? नहीं बेटे, कोई काम नहीं, बस यूं ही। अहमद चाचा, आपके कोई काम नहीं है बोलने के अंदाज से मुझे पता चल गया है कि कोई काम जरूर है। नहीं, भला मुझे क्या काम हो सकता? कुछ भी नहीं। अहमद चाचा, आप हुक्म कीजिए ना। अगर मैं आपका कहा ना मानूं तो फिर जो चाहे सजा दे लेना। कैसी बात कर रहे हो बेटे? मैं भला आपको क्या सजा दूंगा? लेकिन एक बात कहूं, जो मैं कहूंगा तू मानेगा ना? हाँ चाचा, जरूर मानूंगा। आप कहिए ना। तो एक काम कर, आज की रात तू मेरे घर पर रह जा। रह जाता हूँ चाचा, पर कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस यूं ही। देखिए चाचा, खुदा के बंदे के लिए सबसे मुश्किल काम होता है झूठ बोलना। आप आसान काम कीजिए ना, सच बोलिए। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। चाचा, अगर आप कह रहे हैं तो गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन चाचा, आप मुझे यहीं रहने दीजिए। यहां पर एक तरह का सुकून है, एक तरह का अपनापन। और अगर मैं यहां रहता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी मेरे आसपास ही हैं। संजू बेटे, तो ठीक कह रहा है, लेकिन एक काम कर, ये खिड़की वगैरह है ना, ये सब बंद करके रख और दरवाजे को भी कड़ी लगा ले। वो क्या है कि अगर कोई भी दरवाजे को खटखटाए तो खोलना नहीं, पहले उसका नाम पूछना, और अगर हम में से कोई है तो ही दरवाजा खोलना। चाचा, कोई खतरे वाली बात है?
नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या है कि सर्दी का मौसम है ना बेटा, जंगली जानवर सर छुपाने के लिए बस्ती की तरफ आते हैं और हो सकता है कि कोई जंगली जानवर आ जाए, इसलिए। आपके कहने का मतलब है कोई जंगली जानवर आके मेरा दरवाजा खटखटाएगा और मैं उससे उसका नाम पूछूंगा। अगर आप में से कोई होगा तो मैं दरवाजा खोलूंगा। हाँ। दूसरा कोई होगा तो नहीं खोलूंगा। हाँ। तो ये दूसरा कौन है? जंगली जानवर? हाँ। वो आकर मेरा दरवाजा खटखटाएगा? नहीं, वो क्या है जंगल, नहीं बेटा, क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि एहतियात तो बरतनी चाहिए ना। हाँ चाचा, बिल्कुल बरतना चाहिए, लेकिन पता तो चले कि माजरा क्या है। नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, सब ठीक ठाक है। तू आराम से सो जा, मैं चलता हूँ बेटा। हाँ। कोई गड़बड़ तो जरूर है चाचा, पर कहां ये मालूम नहीं। क्या हुआ अहमद मियां? भाई वो तुम्हारे घर में रहने के लिए माना कि नहीं माना? वो नहीं मानता, वो अपने घर में ही सोना चाहता है। इसका मतलब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइए, चलो। संजू बेटे, तुम बाहर क्यों आए? लोग जो बंदूक के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, आप अभी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उस समय भी आप जब मेरे कमरे में आए थे तब भी आपने मुझसे झूठ बोला था। हाँ बेटे, हाँ, ये सच है कि हम तुमसे कुछ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, पर क्यों ये हम नहीं जानते। पर अब तुम्हें कैसे बताएं, कैसे समझाएं तुम्हें? लेकिन तुम्हें सच्चाई चाहिए, और सच्चाई ये है कि आज रात पंडित परिवार और तुम्हें घर छोड़कर जाने की धमकी आई थी। गौरीनाथ का परिवार तो इन धमकियों का आदी है। हमें फिक्र तुम्हारी थी। हमने सोचा अगर तुम्हें इस धमकी के बारे में पता चल गया तो तुम रात भर सो नहीं पाओगे। और लानत है हम पर कि हमारे होते हुए कृपा शंकर का बेटा सो ना पाए। आप लोग मेरी हिफाजत करने के लिए क्यों बंदूक के लिए पहरा दे रहे थे? शर्म आनी चाहिए उस जवानी को जिसकी हिफाजत के लिए उसके परिवार के बुजुर्ग क्यों पहरा दे। आप लोग मेरे सर पर यह पाप क्यों चढ़ाना चाहते हैं? नहीं चाचा, नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, पंडित परिवार कहाँ है? बेटा, पंडित परिवार भी जाग रहा है। हाँ, और फिर जागे क्यों नहीं? आज रात की तो बात है ना। हाँ, ठीक है चाचा, फिर आज की रात मैं भी आप लोगों के साथ जागूंगा। ठीक है बेटा, ठीक, ऐसी तुम्हारी।
चलो बेटा चलो चलो। भाई संजू बेटे को यहाँ क्यों ले आए? इसे तो वहीं रहने देते आराम से। अरे पंडित जी, ये अपने आप ही उठ गया। हमने तुझे मनाने की बड़ी कोशिश की, पर ये माना ही नहीं। मानेगा भी कैसे? कृपा शंकर का बेटा जो है वो क्या कम जिद्दी था? जिद्दी तो आप लोग हैं चाचा, जो इतने तनाव में रहने के बाद भी यहाँ से हटने का नाम नहीं लेते। कैसा तनाव संजू बेटे? गुंडागिर्दी क्या सिर्फ इसी इलाके में? मुल्क के हर हिस्से में। तो क्या आदमी अपने ही मुल्क में एक कोने से दूसरे कोने तक भागता ही रहे? चाचा, एक तरफ तो दिल ये चाहता है कि आप लोगों की तारीफ करो कि आप लोगों के दिलों में किस कदर अपनी जमीन के लिए प्यार है, और दूसरी तरफ दिमाग ये कहता है कि आप लोगों से ये कहूं कि आप लोग चुपचाप यहां से हट क्यों नहीं जाते? कम से कम चैन की नींद सो तो सकेंगे। यूं रात रात भर जागना तो नहीं पड़ेगा। हम एक रात नहीं, कई रात जागेंगे, लेकिन इस इलाके को छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो जनाब, अब जब जाग ही रहे हैं तो चल के फजर की नमाज पढ़ लेते हैं और उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं कि रात खैरियत से बीत गई। चलो चलो भाई चलो चलो। गौरीनाथ जी अभी आते हैं। अच्छा बेटे, मैं भी नदी पे नहा धो करके शिव जी के मंदिर में पूजा कराता। संजू बेटा, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की? जी वैसे तो आज दोपहर की है, लेकिन सोचता हूँ थोड़े दिन और रुक जाऊं। बेटा, अगर
एक बार रुक गए तो फिर रुके ही रह जाओगे सरला जी। इन पहाड़ों पे निगाहें जमा सको तो जमा लो, उन निगाहों में सपने सजा सको तो सजा लो। चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा है जनाब, जमीन से अपना रिश्ता बना सको तो बना लो।